तो सब्सटेंसेस को, फिजिकल एंटिटीज को अध्ययन करने के लिए महर्षि गणाद ने कहा 6 क्लासिफिकेशन किया उन्होंने। द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशिष्ट। और उन्होंने कहा द्रव्य क्या क्या है? उन्होंने कहा पंच महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। इसके बाद 4 और उन्होंने कहा, आप सुनेंगे तो आपको न्यूटन साहब याद आएंगे। फिर जो लोग कहते हैं ना कि टाइम स्पेस की बात न्यूटन साहब ने की पहली बार 17वीं शताब्दी में। महर्षि कणाद कहते हैं कि 9 द्रव्य हैं, तो कौन से हैं? 5 तो वो हो गए, 4 कहते हैं वो है टाइम स्पेस, दिक् काल। और इसके आगे और बढ़ते हैं, कहते हैं मन और आत्मा। मतलब वही उन्होंने स्पिरिट की बात भी कर ली जो आइंस्टीन बाद में कहता है, ऊर्जा की, और उन्होंने टाइम एंड स्पेस की बात भी की। 26 तरह के गुण बताए। कर्म में उन्होंने 5 टाइप की फोर्सेस की बात की, कॉम्बिनेटिव प्रोसेस की बात की, कैसे निर्माण होता है भौतिक अवयव का, और कुछ सामान्य होता है, मतलब जनरलाइज होता है, कॉमननेस होती है, और कुछ विशिष्टता होती है। अगर हम महर्षि कणाद का ठीक दर्शन मानते हैं ना, हम किसी से घृणा नहीं करते। फिजिक्स में तो योगदान है ही, सामान्य जीवन में भी होता, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, जो हमारी शरीर भी है आपकी सबका, जो मन, शरीर, स्पिरिट, सब जो बनती है वो प्रकृति के ही विभिन्न अवयवों के समवाय, कॉम्बिनेशन, इनहेरिटेंस और बनती है, लेकिन उसमें कुछ समानता होती है, कुछ विशिष्टता होती है। और उस भौतिक वस्तु की पहचान किससे होती है? विशिष्टता से, यूनिकनेस से। अगर हम ये समझते कि कॉमननेस के साथ साथ विशिष्टता होनी जरूरी है पहचान के लिए, इससे बड़ा डाइवर्सिटी मैनेजमेंट फिलोसॉफिकली और क्या हो सकता है? कि हम छोटी छोटी बातों में यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं कि सब यूनिफॉर्म होना चाहिए। सारा अगर एक ही कलर होता, सब एक ही तरह शकल सूरत के होते, सारी पृथ्वी के सारे घटक एक तरह के होते, तो क्या हमारी आपकी हालत होती? सब पागल होते। अगर ये प्रकृति में विविध रंग नहीं होते, विविध समायोजन नहीं होता, विविध स्वरूप नहीं होते, तो हम आनंद में कैसे ले सकते थे? और इसी तरह अगर विचारों में अगर भिन्नता नहीं होगी, लेकिन भिन्नता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कॉमननेस ही गायब हो जाए। जैसे अगर प्रत्येक भारतीय की अपनी विशिष्ट वैचारिक पद्धति हो सकती है, विशिष्ट उसकी धार्मिक तरीके हो सकते हैं जीवन जीने का, लेकिन उसकी कॉमननेस ये होनी चाहिए कि भारत के संविधान के अनुसार ही जीना है, तब भारत चलेगा। अगर हम ये वशिष्ठ कणाद के वैशेषिक दर्शन से सीखते, तो हमें यूरोप से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इक्वालिटी, लिबर्टी पढ़नी पड़ती क्या? हमारा ईशोपनिषद कहता है, यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, ईशा वास्यविदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मा हृदय कस्य सिद्धनम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतैश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोह को शोकः एकत्वम अनुपश्यतः सकल विश्व एक नीडम। ये हमारा यजुर्वेद कह रहा है 40वां अध्याय। इसका अर्थ है, शायद संस्कृत में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया ही नहीं गया। भाई हमको भी नहीं पढ़ाया गया था। हमने क्या 20 वर्षों में भारत की ज्ञान परंपरा समझने के लिए पढ़ना शुरू किया, संस्कृत को फिर पढ़ा हमने, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, अपनी ज्ञान परंपरा को समझने के लिए बिना संस्कृत के अपंग हो जाते हैं, तो सीखना पड़ा हमें। इसका सिंपल सा अर्थ है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब में ईश तत्व है, सब जगह वही व्याप्त है। तेन तक तेन भुंजी था, इसलिए अपनी जिजीविषा के लिए, अपने जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक हो प्रकृति से उतना ही ग्रहण करो। अनावश्यक, व्यर्थ, अज्ञानता पूर्ण दोहन मत करो प्रकृति का।
मां गृधः कस्व सिद्धनम, ये जो तुम संचित कर रहे हो धन संपदा किसी की हुई नहीं है। जब ये मरते हुए जाओगे, चाणक्य ने लिखा है एक जगह कि चंद्रगुप्त ने पूछा चाणक्य से कि मित्र कौन होगा गुरुदेव, बोले तुम्हारे अनुसार कौन है मित्र? तो चंद्रगुप्त ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो मित्र यही बंधु बांधव मित्र और हमारी जो सेना और हमारी शरीर ये है। बोले भ्रमित हो, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, किसी भी मनुष्य की मृत्यु, उनको नहीं कहा, उन्होंने कहा किसी मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो जितनी भी उसकी भौतिक संपदाएं खड़ी हैं, कोई उसके डेड बॉडी तक श्रद्धांजलि अर्पित करने भी नहीं जाती। आप जितने लोग बड़े बड़े बनाए होंगे ना, कोई भी लोग गए दुनिया में, देखिए कोई गई क्या, चला गया क्या घूमते हुए इंडस्ट्री और फैक्ट्री और बिल्डिंग की, भाई आप बहुत श्रद्धापूर्वक मेरे निर्माण में आपने ऊर्जा लगाई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा रहे हैं मुझे दुख है। कोई मतलब नहीं उसका, कोई और आएगा और राज करेगा उसमें। बंधु बांधव थोड़े से आते हैं डेड बॉडी के पास और फिर आधे से ज्यादा चले जाएंगे कहते हुए कि भाई व्यस्तता है, मुझे थोड़ा वहां जाना है, मुझे वहां ऑफिस जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है। जो पहले कहते रहे होंगे कि आपके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, आपसे इतना मैत्री स्वभाव है, घूमते होंगे साथ, हो सकता है दारू शराब भी चलती रही हो, लेकिन वो फिर नहीं आएंगे, चले जाएंगे। चुनिंदा जाएंगे स्मशान पर। स्मशान पर जब शरीर रखी जाती है तो चिता पर सबसे घनिष्ठ कौन है? पुत्र। एक लाठी मारता है कापाल क्रिया और वो भी कहता है प्रणाम, अग्नि को समर्पित। जिस शरीर को हम रोज तेल फुलेल लगाते हैं ना, आईने में 20 बार देखते हैं कि कैसा लग रहा हूं, आग लगते ही शरीर भी साथ छोड़ देती है। चाणक्य ने कहा, आप बताओ राजन, इसमें से कौन मित्र है आपका? तो वो भ्रमित हो गए चंद्रगुप्त कि अब क्या कहूं मैं, इसमें तो कोई मित्र नहीं है। गुरुदेव आप ही बताओ। बोले देखो, एक ही है तुम्हारा मित्र, वो है कर्म। लेकिन उस अपने असली मित्र के लिए तुम फर्जी मित्रों के लिए उसके साथ रोज तुम दुर्गति करते हो अपने कर्म की। ये कहा है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी और चाणक्य के शास्त्र में। मां गृधः कस्व सिद्धनम, ये धन संपदा किसी की नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि धन मत कमाओ। विद्या ददाति विनयम विनयात पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततो सुख। ये भी एक्सप्लेन किया उन्होंने कि धन प्राप्त करो लेकिन नियम से करो, श्रद्धा पूर्वक करो, पाप से मत करो, धर्म से करो, उसका उपयोग भी धर्म से करो, तब जाके सुख प्राप्त होगा। ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। ये नहीं कह रहे कि वेल्थ जनरेशन मत करो। द्रवणात् द्रवणोदः ऋग्वेद में कहा गया कि द्रवण धन प्राप्त करो, लेकिन उसका उपयोग लोकरंजन के लिए करो, समाज के लिए करो, तब सुखी रहोगे, तभी मोक्ष मिलेगा। ये हमारी दृष्टि रही भारत की। ये है ज्ञान परंपरा जो हम बोर्ड में रखना चाहते हैं। आज हमको यूरोप के लोग समझाते हैं कि साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट। एक ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋचा है, संगक्षद्वम संवदध्वम समो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाना उपास्त समानो मंत्र समिति समानी समानो मनः सह चित्ते साम। इसका अर्थ यह है, आओ एक साथ चलते हैं, एक साथ अध्ययन करते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ सामर्थ्य ग्रहण करते हैं और ऐसा करते हैं कि अपने अपने जो भाग के, जैसे हमारे पूर्वजों ने अपना कर्म किया है,
अपने अपने कर्म का ठीक से संपादन करते रहें और ऐसा मानस बनाएं कि हमारी समिति, हमारा समूह भी समान हो, हमारे मन भी समान हो, हमारे चित्त भी समान हो, हमारा लक्ष्य भी समान हो। ये ऋग्वेद कहता है 10वां मंडल। हम ये नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड तो पढ़ाएगा। अभी हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे कि ये पढ़ा देंगे तो ऋग्वेद तो गडरियों का गीत है ना, मैकाले ने कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जब उससे कहा गया कि आप क्यों नहीं पढ़ाओगे भारत के शास्त्रों को, तो कहा भारत के शास्त्र में है क्या? दिस इज द सॉन्ग्स ऑफ सेफर्ड्स फ्राइटेंड विद द माइटी फोर्सेस ऑफ द नेचर। प्रकृति की शक्तिशाली शक्तियों से भयभीत होकर गडरियों ने कुछ गीत गाना शुरू किया, वो है वेद भारत का, उसमें कोई ज्ञान परंपरा नहीं। ये मैकाले ने कहा, और वो हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं ध्वनित होता रहता है, और हमने भी मान लिया। वेद की ऋचाएं, हम कहेंगे हम भारतीय हैं। हम नहीं कह रहे कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो। हर धर्म में, हर पंथ में एक बात होती है कि आप जहां पर हो उसके प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए और उसका बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर हम भारत में हैं, किसी भी पंथ के, अगर हम भारत की पूरी 5000 वर्षों की ज्ञात इतिहास की अगर हम पूरी सांस्कृतिक यात्रा और ज्ञान परंपरा ही नहीं जानते हैं, तो हम भारतीय कैसे हैं? हम किसी जाति के हो सकते हैं, हम किसी पंथ के हो सकते हैं, हम किसी क्षेत्र के हो सकते हैं, हम किसी भाषा के हो सकते हैं, लेकिन भारतीय कैसे हैं जब तक हम भारत की समग्र सांस्कृतिक परिवर्तन की यात्रा को आत्मसात नहीं किए हैं अपने ज्ञान के कोश में? कहां से भारतीय? महर्षि अरविंदो एक वाक्य कहते थे, अगर आप लोग गूगल करके देखेंगे तो कहते थे, इसी 1835 के एक्ट वाले शिक्षा को, जो आज तक कुछ न कुछ थोड़े छोटे परिवर्तन के साथ चल रही है, ये कौन सी शिक्षा है जिसको हम भारतीय कहते हैं? महर्षि अरविंदो का वाक्य बोल रहा हूं, जिसमें कहीं भारत तो दिखता ही नहीं। इसमें न भारत की ज्ञान परंपरा दिखती है, न भारत की भौतिक प्राकृतिक संपदा दिखती है, न इसमें कभी भारत के संघर्षों की कथा व्यथा दिखती है, न इसमें कहीं भारत के प्रमुख स्थलों का बोध होता है। तो कौन सा भारत है? आप लोग पुस्तकों को टटोल के देखिएगा कि कहां कहां कितना भारत दिखता है। उतना ही दिखता है जितना कि 1835 के बाद साजिश के तहत हमारे कंटेंट को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, उसी के कुछ न कुछ स्वरूप में हम देखते जा रहे हैं और देखते चले आ रहे हैं। वो तोड़ा मरोड़ा कैसे गया? 3 लोगों ने साजिश की। अंग्रेजों ने बहुत खूबसूरती से 3 शोध कराए। वो बड़े स्मार्ट लोग थे। वो सोचते सीधे सीधे कोई बात कहेंगे तो मानेंगे नहीं, जब इसको कहेंगे हम कुछ शोध करके सर्वे करके कह रहे हैं तो तुरंत मान लेंगे। जैसे एलोपैथी की मेडिसिन में चाहे कितनी भी घटिया मेडिसिन हो, एक शोध पत्र छपता है, उसके साथ संलग्न करते हैं एनेक्सर कि ये 2 साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया, 2 ने ये रिसर्च किया, और कुछ आंकड़े दिया कि हमने क्लिनिकल ट्रायल किया, एनिमल ट्रायल किया, सोशल ट्रायल किया, और इस पर इतने पर एग्जामिन किया, और इससे सर दर्द दूर हो गया, पेट ठीक हो गया, लीवर ठीक हो गया। आंख मूंद के दवा खा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक जामा पहना दिया कि तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से शोध किया गया। अंग्रेजों ने हमको भी यही किया, हमारे शिक्षा के विचार के साथ भी यही किया। उन्होंने जेम्स मिल साहब से कहा कि आप एक शोध करो, भारत के इतिहास को ऐसा लिखो कि सुरंगी बारूद बिछ जाए भारत के नीचे। जब भी आने वाले समय में ये जो आंदोलन की सुगबुगाहट तब नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूर्वानुमान कर लिया था कि भारत चूंकि इतना विद्वान है, इतना ज्ञान से संपन्न देश रहा है, ये हमसे गुलामी नहीं रह पाएगा। हम कोई अफ्रीका नहीं है, ये कोई अमेरिका नहीं है जहां से ट्राइबल रहते थे, उस दौर की बात कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इनको तो, जब एशियाटिक सोसाइटी के रिसर्च से ये बात जाने लगी विदेशों में भारत की ज्ञान परंपरा की, मैक्स मुलर, कार्ल ब्रुक के माध्यम से, और दारा शिकोह ने हमारे उपनिषदों का एक
अनुवाद कराया था फारसी में औपनिखत नाम से, जो उनका बर्नियर साहब जो चिकित्सक थे, औरंगजेब ने जब हत्या की दारा शिकोह की तो लेके फ्रांस चले गए। डुप्रोन ने, स्निगल बंधुओं ने जर्मनी फ्रांस में उसका सबका अनुवाद किया। उसका जो इम्पैक्ट पड़ा भारतीय उसके मानस पर, और भारत की जो मैथमेटिक्स ट्रेवल करके बगदाद से अल मंसूर की डायनेस्टी से होते हुए टोलस्टेडो स्पेन से होते हुए जब पश्चिमी यूरोप में पहुंचती है तो उनको लगा कि अरे यूरोप के युवक भारत के फैन होने लगे, प्रशंसक होने लगे। तो उनको लगा भाई ऐसा भारत कैसे गुलाम रहेगा जो इतना जिनको अपने गौरव हो जाएगा कि हम इतने गौरवशाली परंपरा के हैं, वो तो नहीं रहेंगे, तो इनके गौरव को तोड़ो। तो उन्होंने कहा फॉल्ट लाइन क्रिएट करो। फॉल्ट लाइन जैसे होता है ना, पृथ्वी में फॉल्ट लाइन आती, भूकंप आते हैं, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। उन्होंने कहा इनकी पूरी सामाजिक संरचना में फॉल्ट लाइन क्रिएट करो। तो पहला फॉल्ट लाइन क्रिएट किया उन्होंने विचारों का, कि वेद उपनिषद से बुद्ध विद्रोही थे। पहला जैन धर्म विद्रोह था उपनिषद के खिलाफ। सिखिज्म पूर्णतः सनातन दर्शन के विपरीत है। लिंगायत विपरीत है। इस्लामिक फेथ के लोग और भारत के लोग एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर ये फंडामेंटल डिफरेंस है। ये कह, और दक्षिण और उत्तर की संस्कृति में भी अंतर है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग हैं, कश्मीर के लोग अलग हैं, हिमालय के लोग अलग हैं, पठार के लोग अलग हैं। इस तरह इतिहास की रचना कर दो और इस तरह से फिलोसॉफिकल फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दो। उसने बड़े खूबसूरती से कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा फॉल्ट लाइन क्रिएट करो सोशल स्ट्रक्चर। दुर्भाग्य से वर्षों तक सामाजिक संरचना हमारी ऐसी बन गई कि हम मूल दर्शन से दूर हट करके, और जहां उपनिषद कहता है कि ब्रह्मांड के सभी तत्वों में स्वयं को देखो और स्वयं में सभी तत्वों को देखो, वहां हमने अस्पृश्यता जैसा एक घृणास्पद सामाजिक संरचना खड़ी कर दी। उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा ये जो दिखाई पड़ रही ना विकृतियां, इनकी दर्शन नहीं है, विकृतियां इनकी, दर्शन तो बहुत महान है, लेकिन कालांतर में व्यवहार में जो विकृतियां आ गई हैं, इन्हीं को तुम ऐसा हाईलाइट करो कि ये हो जाए कि ये इनका फिलॉसफी का प्रिंसिपल्ड स्टैंड है। ये सिद्धांत से ऐसे हैं, व्यवहार से नहीं, कमी नहीं है ये, इनका सिद्धांत ही ऐसा है। जेम्स मिल साहब ने उसको भी स्थापित कर दिया अपनी पुस्तक। उन्होंने कहा ये लिखो इतिहास में कि आर्य आए बाहर से और खदेड़ के द्रविड़ों को मार करके भगा दिए, और विंध्य पर्वत के दक्षिण चले गए, वो भी लिख दिया उन्होंने उसी लाइन पर। लड़ाओ। दूसरा उन्होंने किया, हथियार बनाया ग्रियर्सन साहब को, भाषा का। उन्होंने कहा भाषा में ऐसा शोध आप करो कि ये सिद्ध कर दो कि भारत में जितनी भाषाएं हैं सब एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, सब अलग अलग भाषाएं। भाषा के आधार पर इनमें विरोध पैदा कर दो, पंथ के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दिया। उसका शेषनाग आज भी उभर के दिखता है। कहीं महाराष्ट्र खड़ा होता है हिंदी के खिलाफ, तो कहीं तमिलनाडु खड़ा होता है, और हम उसमें जूझ रहे हैं अभी भी। चौथी फॉल्ट लाइन क्रिएट किया उन्होंने प्रजाति का, स्पेसीज का। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर हम एक तीसरे प्रजाति का जो किया उन्होंने किया रिस्ले साहब ने। रिस्ले साहब ने क्या किया, कंधे के आधार पर, नाक के आधार पर, माथे के आधार पर, हाइट के आधार पर उन्होंने कहा इतनी प्रजातियां भारत में हैं, 9 प्रजातियां हैं। कोई जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं, कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं, ये घोषित कर दिया कि 9 प्रजातियां हैं। कोई सिथियन आर्यन है, कोई ईरानियन आर्यन है, कोई यूरोपियन आर्यन है, कोई आर्यन है, कोई द्रविडियन आर्यन, कोई द्रविडियन ऑस्ट्राइड्स, कोई एस्ट्राइड्स, कोई एस्ट्राइड निग्राइड्स, कोई निग्राइड्स। यहां जितने लोग बैठे हैं ना, अगर हम रिस्ले साहब का रिसर्च सामने रख दें संक्षेप में, तो हर आदमी को लगेगा कि हर आदमी भिन्न भिन्न प्रजाति के बैठे हुए हैं। एक घर में ही भिन्न भिन्न प्रजाति के हो जाएंगे कि सबकी नाक एक तरह है क्या घर में, सबकी आंख एक तरह है कि सबका माथा एक तरह है कि सबकी हाइट एक तरह है, तो उनके अनुसार तो सब भिन्न भिन्न हो गए।
ये सारी चीजें बाद की रिसर्चेज में अंडू हो चुकी हैं। डॉक्टर लालजी सिंह साहब जो जौनपुर वाले थे, जो हैदराबाद माइक्रोबायोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर सिद्ध किया कि भारत की 95% रहने वाले लोगों का जीन्स एक है, लेकिन वो पुस्तकों में नहीं आता। अब ये मुझे रिसले साहब की प्रेत छाया ढो रहे हैं। तो ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं, क्रिएटेड फॉल्ट लाइन्स, इनको हमें अंडू करने की जरूरत है। इनकी चर्चा मैंने इसलिए किया, विस्तार से करने में तो घंटों लगेगा, मैंने दो चार लाइन टच किया इसलिए कि ये फिलॉसफी के साथ, सोशल स्ट्रक्चर के साथ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ, रिलीजियस फॉल्ट लाइन, हर तरह के ऐसा क्रिएट कर दिया और ऐसा बारूद बिछा दिया कि हम बात बात में लड़ते रहते हैं। भारत माता की जय भी बोलते हैं, लड़ते भी रहते हैं। तो हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड में अवधारणा ये है कि हम ऐसी विषयों में सामर्थ्य वैसा ही रखें जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रख रहा है। कंटेंट सारे विषयों का वही होगा जो करिकुलम सिलेबस सीबीएसई रख रहा होगा। उनके कंटेंट भी वैसा रखो, लेकिन कंटेंट को रखते समय बच्चे के मन में जो रिफ्लेक्शन हो, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा भी, उस डोमेन से जुड़ी हुई ज्ञान परंपरा, रटने के लिए नहीं। अगर हम लॉ ऑफ डायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं, तो वैशेषिक दर्शन की चर्चा हो। कहीं हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं तो न्याय दर्शन की चर्चा हो। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो हमारे यजुर्वेद के लेकर के बृहस्पति संहिता से लेके आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र की चर्चा हो। अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो सरस्वत से लेकर के केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स रामानुजन शकुंतला देवी तक की चर्चा भी हो उस डोमेन में। और हिस्ट्री में आर्य सिद्धांत को जो नकार दिया गया है उसको न पढ़ाया जाए कि आर्य बाहर से आए, आक्रमण करके, उसको हटाया जाए। और जो वर्तमान शोध है उनको रखा जाए, जो भारत के सापेक्ष है, जो भारत को एकता की बात करते हैं, भारत में एकत्व की बात करते हैं, जो भारत की सभी भाषाओं में एकत्व की बात करते हैं, उनको केंद्र बनाए। हम आपस में लड़ते हैं। और एक विल डुरांट, एक फिलोसफर है अमेरिका का, वो कहता है कि भारत सारी संस्कृतियों की जननी है। अमेरिका का फिलोसफर है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। लोकतंत्र भारत से ही उभरा, लेकिन हम स्वयं स्वीकार करने को तैयार इसलिए नहीं है कि हमारी पुस्तकों में बचपन से ही हमारा जो एल्गोरिदम है सबकॉन्शियस का, वो दूसरी तरह से स्ट्रक्चर हो गया। उस एल्गोरिदम को, जो कल्चरल एल्गोरिदम है, कॉन्शसनेस एल्गोरिदम है, उसको हमें भारत सापेक्ष, भारतीय ज्ञान परंपरा से आप्लावित अविसिंचित धारणा के साथ उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये मूल अवधारणा है भारतीय शिक्षा बोर्ड की। असेसमेंट में हम इन सब को ही फॉलो करेंगे। और हम अपनी पुस्तकों में ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, 9वीं से 12वीं की पुस्तक में, कि बच्चे को कोचिंग कम करना पड़े अगर जेई नीट में जा रहा है तो। और इसके लिए हम प्रोफेसर एस.सी. वर्मा और कई जो कोचिंग के बड़े गुरु हैं उनके साथ मंथन करके हम अपनी पुस्तकों में इस तरह बना रहे हैं कि जो बच्चा 11वीं 12वीं में अगर हमारा साइंस पढ़ता है तो उसमें 70% क्वेश्चन तो इस तरह एक्सरसाइजेज होंगी कि आम बच्चे भी कर लें। लेकिन अगर वो 70 के ऊपर प्राप्त करता है तो उसके क्वेश्चन का मोड एक्सप्लोरेशन के साथ इस तरह का हो कि वो अगर जेई नीट की परीक्षा में भी जाता है तो उसका पहले से ओरिएंटेशन उस तरह के क्वेश्चंस को करने का, उस चैलेंजेस को कन्फ्रंट करने का पैदा हो, उसका एक स्वभाव बन जाए उस तरह। एक बात और, हम जो अलग से मॉरल एथिक्स पढ़ाते हैं, एथिक्स के किताबें और लेक्चरिंग, या हम अलग से जो कल्चर इन्वायरमेंट के लिए कुछ और पढ़ाते हैं, बच्चों का समय उसमें नष्ट होता है। और जो मूल्यांकन नहीं होता, बच्चे पढ़ते भी नहीं, सीखते भी नहीं। आपको ज्यादा अनुभव है इसका। हमने कोशिश किया है कि जो एनसीएफ भी कह रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर और करिकुलर तीनों को इंटीग्रेट करो। आप टेक्स्ट बुक और लेसन ही ऐसा बनाओ कि उसको पढ़ने के बाद बच्चे को उस सब्जेक्ट का नॉलेज भी हो, क्षमता भी हो
और उसका स्वभाव भी, वैल्यूज भी जैसा हम चाहते हैं आदर्श वैसा बने। तीनों एक साथ पिरो दीजिए, कंटेंट से, एक्सरसाइजेस से, अभ्यास से, ताकि अलग अलग उसके लिए कक्षाएं न लगानी पड़े। इथिक्स को, मॉरलिटी को डिस्पोजिशन का हिस्सा बनाना है तो हर चीज पढ़ाते समय स्वाभाविक रूप से उसमें गुथा होना चाहिए, अलग से नहीं पढ़ाना चाहिए। ये भी हमने इसको, इस कॉन्सेप्ट को भी रखा है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड वैध भी है। 21st सेंचुरी में किसी बच्चे को कैसा होना चाहिए कि जो आने वाली दुनिया के 5-6 विषयों में जो सबसे अधिक आवश्यकता है, भारत को आगे बढ़ना है, विश्व में आगे जाना है, तो उसे 4 विषयों पर बहुत फोकस करना होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये 4 टेक्नोलॉजी में अगर आगे नहीं बढ़े तो ये अमेरिका कभी आंख तरेर देगा, कभी रसा तरेर देगा, कभी चाइना तरेर देगा। हमें इस पर बच्चों को शुरू से ही ऐसी प्रवृत्ति डालनी है कि इन क्षेत्रों में 21वीं सदी में आने वाले इन चुनौतियों के लिए वो योग्य बनना शुरू हो, उसके मानस में आना शुरू हो। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम 6ठी क्लास से पढ़ा रहे हैं अपनी बोर्ड। हम साइंस टेक्नोलॉजी को इस तरह पढ़ा रहे हैं कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, पैलेडियम के लिए भारत में कहाँ मिल सकता है, उसके शोध के लिए जज्बा पैदा हो जाए बचपन में कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है, एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकालना है, तो हमें यूरेनियम, थोरियम, न्यूक्लियर रिएक्टर और लिथियम, कोबाल्ट, पैलेडियम, ईडियम तलाशना होगा। 76% चाइना के पास है ये मिनरल्स। इसीलिए जब ट्रंप साहब ने कहा कि 150% टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने कहा हम तुम्हें एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जाएगा, तुम्हारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बंद हो जाएगी। घुटनों पर आ गए ट्रंप साहब, 30% कर दिया, 150 से 30 पर आ गए। और मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप देखिएगा चाइना अगर ऐसे ही अपने मिनरल्स को, एक्सपोर्ट को रोकता रहा तो 10% पर आ जाएंगे ट्रंप साहब। लेकिन अगर हम नहीं रिसर्च कर रहे हैं उस दिशा में, जबकि हमारे पास अपार संपदाएं हैं, अगर हम वो रिसर्च कर लें, लेकिन हम तो चाह रहे हैं नौकरी नौकरी नौकरी। बीटेक करने वाला 10,000 की नौकरी तलाश रहा है, खेती करने में शर्म है, बिजनेस करने में शर्म है, नौकरी मिल जाए और पैकेज हो जाओ। दामाद क्या कर रहा है, 1 करोड़ के पैकेज में है, बेटी क्या कर रही, 50 लाख के पैकेज में है, सब पैकेज हो गए, इंसान नहीं रह गए। और ये कहां से आया? ये भी आया वो 1835 कि पूरी शिक्षा का प्रारूप गढ़ा गया था अंग्रेजों के लिए नौकर बनाने के लिए। तो उन्होंने घोषित कर दिया कि जो नौकर है वही महान है, और अगर तुम अपना कोई उद्योग करते हो, उद्यमिता करते हो, तो तुम प्रजा हो। और जो अंग्रेजी पढ़ लिया वो महान है, अंग्रेजी सीख लिया वो महान है, जो नौकरी कर लिया अंग्रेजों की वो महान है। वो जो हमारे कॉलोनियल माइंडसेट है, हैंगओवर, वो भी निकला नहीं है। हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी में मैं देखता हूं कि दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर फार्मर्स, दे डोंट हैव रिस्पेक्ट, मेनी ऑफ देम। बहुत सारे लोग अच्छे हो गए, लेकिन अभी कॉलोनियल माइंडसेट हमारे स्ट्रक्चर में है, पॉलिटिशियंस में भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, रिलीजियस हेड्स में भी है। हम इंटर रिलीजन तो झगड़ा करते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म से, लेकिन सारे धर्मों के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, पंथों के, कि जो इंट्रा रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जहां जहां डिस्क्रिमिनेशन है उसको कौन खत्म करेगा? उसके लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी आपको। कहीं चाहे स्त्रियों के साथ अपमान हो, चाहे किसी समाज के किसी बाय बर्थ किसी का अपमान हो, उसके बारे में भी तो हमें विचार करना होगा ना। शिक्षा व्यवस्था अगर सबको एक रूप नहीं दे पाएगी तो भारत कहाँ से महान होगा? अगर 146 करोड़ लोग एक साथ नहीं खड़े होंगे, जैसे आज़ादी के दीवानगी में सब एक साथ खड़े हुए थे तब आज़ादी मिली थी, पॉलिटिकल फ्रीडम। नया महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, इसमें है विटामिन ए, डी, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स। टेस्ट हो या क्वालिटी, माही का महाकोश, माई चॉइस। मसालों में होती है कई तरह की मिलावटें, इसलिए मैं यूज करती हूँ सेहत वाले पतंजलि मसाले। पतंजलि मसाले, सेहत वाले।
आज की तारीख में अगर हम इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते हैं, कॉलोनाइजेशन, जो डिजिटल कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें 146 करोड़ लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा और अपने अपने डिस्क्रिमिनेशंस को ईमानदारी से स्वीकार करते हुए उसको सेट करना होगा, त्यागना होगा, और अपने अपने दर्शन के जो मूल धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उससे जितना हम भटके हैं उसको दूर करके पुनः अपनी नाभि से जुड़ना होगा। और जुड़ जाएंगे तो इसके बाद कहीं कोई अलगाव नहीं दिखेगा, फिर हम भारत माता की जय कह सकते हैं और तभी हम विश्व गुरु हो सकते हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड इस अवधारणा को लेकर के चल रहा है और सारी पुस्तकों के गठन में हम सारे विद्वानों से लगभग 2000 प्रोफेसर्स और 3500 पीजीटी एंड प्रिंसिपल्स स्कूल एजुकेशन के हमारी पुस्तकों के निर्माण में, पेडागॉजी में, ट्रेनिंग में पैनलिस्ट हैं। निरंतर उनसे संवाद करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी परफेक्शन हम भी नहीं पहुंचे। हम भी एक यात्री हैं उस दिशा में, क्योंकि पहली बार इतना चुनौतीपूर्ण प्रयास है और जितने भी लोग पढ़े हैं हम सब लोग उसी पुरानी पद्धति से पढ़े हैं। तो एक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, सावयव परिवर्तन करने के लिए धीरे धीरे मानस बढ़ रहा है। बहुत बड़े बड़े विद्वानों से भी बात करने पर कभी कभी वो आग्रही हो जाते हैं अपने विचार पर, धीरे धीरे उसे त्याग रहे हैं और धीरे धीरे धारणा बढ़ रही है। आप सब लोग भी सहयात्री होंगे, पढ़ेंगे और उसमें अगर आप भी कुछ सुझाव देंगे तो उन सुझावों को लेकर के इस धारणा के साथ अगर आप और कहेंगे कि इस धारणा में इतना और जोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, तो हम उसको भी प्रेम से स्वीकार करके प्रजातांत्रिक रूप से एनसीएफ की उस अवधारणा को, जिसमें उन्होंने वैचारिक स्वायत्तता की बात की है, समग्र स्वास्थ्य की बात की है, लोकतांत्रिक सहभागिता की बात की है, आर्थिक सहभागिता की बात की है, सांस्कृतिक सहभागिता की बात की है, ज्ञान, दक्षता और मूल्यबोधों की बात की है, उसको सही संदर्भ में 21वीं सदी में समर्थ नागरिक गढ़ने की दिशा में हम सभी लोग सामूहिक रूप से सामूहिक संचेतना को एक राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़कर एक सौहार्द के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विचारधारा तीनों स्तर पर हम काम करके एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इतनी देर तक मैंने आपसे लगभग 1.5 घंटे इसलिए चर्चा की कि ताकि ये अवधारणाएं आपको मालूम हो। और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो इसी का गीत गा रहा हूँ आजकल, तो मैं तो कभी कभी 5.5 साढ़े 4 घंटे भी बोलता रहता हूँ। तो आज तो मैं घड़ी बार बार देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि 2-4 लोग ऊँग भी रहे थे पीछे, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा उनके लिए निद्रा का विषय है। उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमें तो अंग्रेजों ने 190 वर्षों में पूरी तरह से निद्रा में डाल रखा है और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हमें स्वप्न दिखाते हैं, वैसा ही नृत्य करा रहे हैं और हम उसी में नृत्य करते चले जा रहे हैं। हम अपनी शिक्षा पद्धति में हमें परिवर्तन लाने होंगे। हमारी हिंदी किताब जरूर देखिएगा, जो हमारी हिंदी साहित्य की किताब पढ़ेगा, ये भाषिक झगड़ा देश का खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप 8वीं तक 10वीं तक आते आते हिंदी पढ़ के कम से कम दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस जो सबसे अधिक विरोध करती है हिंदी का, उनके प्रमुख साहित्यकारों की रचना पढ़ लेंगे और कम से कम 100 आम जीवन के शब्दों का भारत की 15 रीजनल लैंग्वेजेस में शब्द जान जाएगा बच्चा। और 8वीं से 12वीं पढ़ते पढ़ते भारत की 15 भाषाओं में संवाद करना सीख लेगा, तमिल में भी, तेलुगु में भी, मलयालम में भी। तब हम स्टालिन को आंख उठा के कह सकते हैं कि स्टालिन साहब, आप हिंदी से क्यों घृणा करते हो, मुझे भी तमिल में आपसे बात करना कम से कम आता है, आपकी भाषा को सीखा है हमने, सम्मान दे रहा हूं आपकी भाषा को। उस 15 भाषाओं में हमने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, कोशुर कश्मीर की, उर्दू, मराठी, सबको रखा है कि भारत, हम स्पेनिश और जर्मन तो सीखते हैं, अपने देश की भाषा सीखते नहीं। हम शादी के बाद हनीमून मंगाने भागते हैं स्विट्जरलैंड, तुर्की, थाईलैंड, बैंकॉक, और दुनिया के 9 क्लाइमेटिक जोन में से 8 क्लाइमेटिक जोन भारत के किसी न किसी क्षेत्र में है। हम उसको देखे नहीं, अपनी शरीर देखे नहीं, दूसरे के शरीर में सम्मान ढूंढते रहते हैं। तो ये जो भारत बोध है, इसके बहुत सारे आयाम हैं और एक एक आयाम पर अगर आप चिंतन करेंगे, मैं तो इधर सेवानिवृत्ति के पहले भी भारत को जानने की कोशिश करता था निजी आकांक्षा में,
अब ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि इसको आप कुछ क्रियात्मक स्वरूप देने का अवसर दिया, तो विगत 5 वर्षों में तो मैं तो सोता जागता स्वप्न भी डूबता खाता इसी में हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा। क्योंकि मैं फिजिक्स का हूँ तो कभी भी मैं साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स को दूसरे बोर्ड से 25% ज्यादा ही कॉम्पिटेंसी दूंगा, ये वादा करता हूँ। और लैंग्वेज में अंग्रेजी भी पढ़ाऊंगा। कुछ लोगों के मन में होगा कि अंग्रेजी तो नहीं हटा देंगे, संस्कृत की बहुत बात कर रहे हैं। अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, अवसर देंगे आपको, लेकिन अंग्रेजियत नहीं पढ़ाएंगे। हम अंग्रेजी आपको इस तरह पढ़ेंगे कि भाषा आप अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ोगे भारत की यात्रा को, भारत की ज्ञान परंपरा को। अंग्रेजी भाषा सीखो। जैसे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर के भारत का झंडा फहराया, अगर वो नहीं मालूम होता उनको अंग्रेजी तो वहां कन्विंस नहीं कर पाते। हम तो कहते हैं हमारे बच्चे विश्व की सारी भाषाएं जाने और जाकर के भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसका गायन करें, तो देश तभी तो विश्व गुरु होगा। तो भाषाओं से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन संस्कृति अपनी हो, जड़ें अपनी हो और सामर्थ्य विज्ञान का आधुनिकतम हो। ये जब कॉम्बिनेशन होगा, दृष्टि और दक्षता दोनों में, अनुभूति की गहनता और अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता, एक्सप्रेशन एंड एक्सपीरियंस दोनों पर काम करना होगा कि अनुभूति करने की एक सही सार्थक पद्धति मालूम हो बच्चों को और उसको अभिव्यक्त करने की भी एक प्रामाणिक रूप से उसके पास सामर्थ्य हो। ऐसे बच्चे होंगे तब भारत महान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि सुनना तो सबसे बड़ा गुण होता है। LSRW में जो पढ़ाते हैं ना आप लोग छोटे बच्चों को, तो उसमें लिसनिंग जो है वो बहुत बड़ी कला है। और फिर भी आप 99% लोगों ने बहुत ही मुझे सहन किया है प्रेम से, इसलिए आपके इस श्रवण की जो विशिष्टता है उसको भी शत शत प्रणाम करते हुए मैं मां शारदा की अनुमति से अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप में से किसी का प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। सर, आप सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए डॉक्टर NP सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य है? पहला बिंदु, क्या आपके द्वारा बोर्ड से मान्यता लेने पर प्रतिवर्ष शुल्क देय होगा? तीसरा है, क्या आपके द्वारा LKG से 8 तक की मान्यता भी दे सकते हैं? चौथा है, क्या आप द्वारा दिया गया मान्यता पर यूडायस कोड अलॉट होगा? पांचवा है, क्या इस बोर्ड की मान्यता में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी? छठा है, क्या विद्यालय को क्षतिपूर्ति दी जाएगी? सातवां है, क्या आपके बोर्ड से पृथक होने पर क्या फिर शुल्क देनी होगी? आठवां है, क्या आपके की पुस्तक अन्य बोर्ड CBSE से महंगी है? नौवां है, क्या हर 3 वर्ष पर विद्यालय को भी कुछ शुल्क जमा करनी होगी? 10वां है, श्रीमान जी, क्या पूर्व के किताबों में पढ़ाने वाले पाठों को बदलकर नया पाठ जोड़ा जाएगा? और 8वां है साहब, 11वां, क्या आप द्वारा जो मान्यता दी जाएगी लीज पर भूमि भवन पर भी दिया जाएगा? धन्यवाद। एक तो मैं आपको साधुवाद ये दूंगा कि देखिए, सारे विद्यालय प्रबंधकों ने आप पर ताली इसलिए बजाई है कि मैं जानता था कि प्रश्न अवधारणा पर कम आएगा, व्यवस्थागत इन्हीं बिंदुओं पर आएगा। ये मैं पूरे देश में देखता हूं मैं, क्योंकि लेकिन अच्छे प्रश्न हैं आपके। मैं आपका खुद भी अभिनंदन करता हूं कि आपने एक साथ रख दिया, तो हो सकता है आप दूसरे को प्रश्न पूछने की जरूरत ही ना हो। आपका क्वेश्चन सब आ गए। पहली चीज जो आपने पूछा कि संस्कृत अनिवार्य होगा क्या, हमने अपनी बोर्ड में संस्कृत अनिवार्य रखा है, पहली से लेकर के 12वीं तक। लेकिन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को भी फॉलो कर रहा हूं, जिसमें त्रिसूत्री फार्मूले में बच्चों को
3 ही भाषाएं ले सकता है, और शेड्यूल 8 में जो 22 भाषाएं उसमें से कोई भी 3 भाषा ले सकता है, अगर हम एनसीएफ की पूरी गहराई से देखें तो हमने उसमें एक प्रारूप ये दिया कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस जो अन्य भाषाएं हैं शेड्यूल 8 में, इन चारों समूह में से कोई भी 3 भाषा वो ले सकता है। तो दक्षिण भारत में तो जनरली जो हमसे विद्यालय जुड़ रहे हैं वो ले रहे हैं संस्कृत और अपनी रीजनल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु या मलयालम, और एक इंग्लिश। उत्तर भारत में ये दिक्कत है, क्योंकि वो भी दिक्कत उनको है, उन बच्चों को है जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं। उनको दिक्कत है, जो गाजीपुर में भी दिक्कत होगी कई विद्यालयों में, कि वो कहते हैं कि अगर हम इंग्लिश हिंदी तो पढ़ेंगे ही, तो उर्दू हम लेना चाहते हैं तो फिर संस्कृत उर्दू में से विकल्प हो जाएगा, तो हमारे लिए दिक्कत है। तो मैंने एक ऐसा प्रावधान किया कि संस्कृत को हम एक सब्जेक्ट के रूप में एक अलग देंगे, और संस्कृत का एक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी, जिससे कि साल भर में सिर्फ 20 पीरियड पढ़ाया जाए। एक फंडामेंटल संस्कृत जान ले, वो इसलिए जान ले कि अगर भारत को जानना है तो बिना संस्कृत के बोध के भारत को जान ही नहीं सकते। तो कम से कम अगर कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई चरक संहिता पढ़ रहा है, सुश्रुत संहिता पढ़ रहा है, कहीं कोई न्याय शास्त्र पढ़ रहा है, कहीं कोई मीमांसा कमेंट्री पढ़ रहा है, तो कम से कम इतनी संस्कृत मालूम हो कि वो अजनबी ना महसूस करे अपने आप को। बाकी सब्जेक्ट में निष्णात होने के लिए सब्जेक्ट लेगा तो अच्छी बात है, नहीं लेगा तो प्रिलिमिनरी हम कॉम्पिटेंसी दे देंगे। एक तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि छात्रवृत्ति मिलेगी कि नहीं और क्षतिपूर्ति मिलेगी कि नहीं। तो छात्रवृत्ति तो मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हम भी बोर्ड है नेशनल। यूडाइस पर आपने पूछा, यूडाइस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग करते हैं, यूजीसी को आजकल अधिकार हो गया है, वहां पर कंप्यूटर सेल है, उनके यहाँ आदेश पड़ा हुआ था यूजीसी चेयरमैन का, नहीं कर रहे थे, मैंने बात किया चेयरमैन से, उन्होंने भी डाल दिया, वो भी दिक्कत नहीं है। छात्रवृत्ति भी मिलेगी आपको, सर्टिफिकेट हर जगह मान्य है। क्षतिपूर्ति, क्या कौन सी क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझाता। आरटी की बात कर रहे हो क्या? आरटी तो लागू है, मैंने शुरू में बोला था, पहले ही लाइन हमने बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब हमारे बोर्ड को बनाया 4 शर्तें निर्धारित किया, उसमें एक शर्त ये थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरी तरह से बोर्ड पर लागू होगा। तो जो भी एक सीबीएसई में जितने नियम लागू हैं, क्योंकि हम लीगली, मैंने एक लाइन में बोला था ना कि जो सीबीएसई पर लागू हमारे पर लागू है, सिर्फ कंटेंट के मामले में हम एनसीएफ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा प्रयास जो हमें मैंडेट दिया गया है सीबीएसई के काम के अलावा, कि आप भारत की ज्ञान परंपरा को, भारत की सर्वांगीण जो यात्रा है उसको एक साथ इतिहास के रूप में एक जगह बोरिंग मत पढ़ाओ। जिस विषय की, जिस कक्षा में, जिस पुस्तक में, जिस पाठ की चर्चा कर रहे हैं, लर्निंग कॉम्पिटेंसी की, उसके संबंध में जो भी ज्ञान परंपरा भारत की हो वहीं पर उसको रख दो, ताकि वो बच्चा उसे रिलेट कर सके, उसे याद न करना पड़े, उसको बोरिंग ना लगे उसको। ये प्रयास किया गया है। बाकी आपने लिखा है कि हाँ, हमने सीबीएसई से एक अंतराल ये भी किया है कि हम एक मुश्त दे रहे हैं मान्यता। अगर आप हमसे जैसे सीबीएसई से लेते हैं एफिलिएशन और हमसे लेते हैं, तो जो आपसे हर 3 साल पर लेते हैं, मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, मैं आपको परमानेंट दूंगा एफिलिएशन। अगर आप कोई गलती करते हो, इंस्पेक्शन करने पर भले ही हम एफिलिएशन विथड्रॉ करें, लेकिन बार बार आपको इन झंझट में हम नहीं ले आएंगे। एज ए बोर्ड नहीं कर रहे हैं हम इसको, ताकि इसमें से दुनिया भर की जो करप्शंस होते हैं वो कम हो, और दुनिया भर की आपकी जो जलालत होती है वो कम हो, बोर्ड के चक्कर न लगाना पड़े। एक आपने लिखा है कि पुस्तक अन्य बोर्ड से महंगी है या नहीं। देखिए, हम इतने जो ज्ञान परंपरा को प्रवेश करा रहे हैं,
तो जाहिर है कि एनसीईआरटी तो सरकार से फंडेड है पूरी तरह 100%, तो उनसे तो पुस्तक हमारी महंगी है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जितने भी प्राइवेट पब्लिशर की किताब आप लोग रेफरेंस के रूप में लगाते हो, उन सबसे 10 गुना क्वालिटेटिव और उनसे सस्ती। आपने अगला लिखा है कि आपने एक प्रश्न लिखा है ना, क्या पूर्व के किताबों में पढ़ाने वाले पाठों को बदल कर पढ़ाएंगे? बहन जी ऐसा है ना कि जो ये आपने बोला पहले वाली किताबों में जो पढ़ाता है, मैं आपसे इतनी देर यही बोल रहा था, उतना ही नहीं, वो तो छिटपुट महापुरुषों की चर्चा थी और कविताएं थी। आप हमारी पूरी संगठना में, पुस्तक के पाठों में, अभ्यास में, पुस्तिकाओं में, प्रश्नों में, हर जगह आपको आधुनिक सामर्थ्य के साथ साथ भारत दिखता मिलेगा। हर जगह, हर पन्ने पर, हर एक्टिविटी में, हर एक्सरसाइज में। अगर आप मैथमेटिक्स का सवाल भी कर रहे होंगे तो आपको वहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस दिखेगा, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे। जो डेटा होगा, जैसे अगर मान लो आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ रहे हो, आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हो, आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो उसमें जो क्वेश्चंस हैं, वो जो आजकल ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज्यादातर वेल्थ संबंधित होते हैं, मैटेरियलिस्टिक होते हैं। हम आपको जो वर्तमान में विश्व की समस्याएं हैं, क्लाइमेटिक चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जीडीपी, ये जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं जो दुनिया के और भारत के, उन चैलेंजेस से जुड़े हुए प्रश्न उस बच्चे के स्तर पर, उस मैथमेटिक्स के डोमेन के अनुसार हमने रखा है प्रश्न, ताकि बच्चा प्रश्न करे हल, तो वो मैथमेटिक्स के साथ साथ 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए सलूशन और उसकी समस्या के बारे में भी उसकी चिंतना में एक अवयव के रूप में स्थापित हो जाए, ये भी रख रहे हैं। और महापुरुष तो आप हमारी किताब सिर्फ देख लो, 1ली से 8वीं तक, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के, आपको 96 महापुरुष इन्हीं पुस्तकों में मिल जाएंगे 8वीं तक में। और वो महापुरुष वैदिक काल से लेकर, बुद्ध काल से लेकर के और वर्तमान 21वीं सदी तक के, और हर क्षेत्र के, तमिलनाडु, असम, कश्मीर से लेकर के और भारत मध्य, दक्षिण, उत्तर, सबके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिलेगा। आदिवासियों को हमने महिमा दिया है, जो गायब रहते हैं अक्सर पाठ्य पुस्तकों से, भारत के बड़े सजीव हिस्से हैं वो। भगवान राम की मदद किया तो आदिवासियों ने किया, पांडवों की मदद किया तो आदिवासियों ने किया, महाराणा की मदद किया तो भील सरदार राणा पुंजा ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले आदिवासियों ने किया, झारखंड में बुद्धू भगत ने किया। ये कहानियां हिस्ट्री भी नहीं मिलती, जो अदृश्य भारत, मैं इसको कहता हूं कि अतुल्य भारत के अलावा एक अदृश्य भारत भी है। अगर भारत बोध ला रहे हैं तो उनको भी, उनके महापुरुषों को, उनके महानायकों को और उनके भी किए गए भारत के निर्माण में योगदान को हमें उतना ही स्थान देना होगा। सिर्फ महानगरों से स्वतंत्रता आंदोलन नहीं हुआ है, सिर्फ महानगरों से सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, सिर्फ किसी एक समुदाय से सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। भारत के विकास में सबकी यात्रा का योगदान है। हमारी पुस्तकों में आपको समग्र रूप से भारत दिखेगा। एक बार उसको देखिएगा, फिर मुझे और सुझाव दीजिएगा कि क्या मिसिंग है। क्योंकि अगर अपाला भी हैं, घोसा भी हैं, मातृशक्ति भी हैं, पूरी आदिवासी भी हैं, वहां इस्लामिक फेथ के लोग भी हैं, क्रिश्चियनिटी के लोग भी हैं, सनातनी भी हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, सभी हैं। लेकिन वही हैं जो भारत के निर्माण में सकारात्मक योगदान किए, वो सारे महापुरुष। आपने अंतिम लिखा है, क्या आप द्वारा लीज पर दिए गए भूमि भवन पर मान्यता दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। आप हमारे एफिलिएशन बायलॉज को देख लीजिए, हमने उसके हल्का भी कर दिया है मानक, परसों ही बोर्ड मीटिंग में 3 दिन पहले। चूंकि आईसीएससी 2000 वर्ग मीटर पर ही मान्यता दे देती है,
भूमि पर भूमि की कीमतें बढ़ रही हैं, भूमि सिकुड़ रही है, अन्य गतिविधियों के लिए भूमि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। पॉपुलेशन प्रेशर, हैबिटेशन प्रेशर, इंडस्ट्रियल प्रेशर, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर। तो हमने देखा कि मिनिमम क्वालिटेटिव एजुकेशन देने के लिए कितना हो सकता है और राज्य सरकारें कितने न्यूनतम पर मान्यता दे सकती हैं। तो आईसीएसई को ऑलरेडी 2000 पर सारे स्टेट गवर्नमेंट एनओसी दे रही है। तो हमने इसलिए 2000 वर्ग मीटर ही अपने बोर्ड के लिए भी कर दिया है, अर्बन रूरल दोनों। जो सीबीएसई का 6000 है वो हमने रिलैक्स करके 2000 तक भी हम मान्यता दे देंगे, ठीक है। और लीज पर भी दे देंगे, भवन भूमि दोनों पर। जैसे सीबीएसई का नियम लीज पर है, हमारा भी नियम लीज। हमारा सीबीएसई से नियम कानून भी थोड़ा थोड़ा हर जगह शिथिल मिलेगा। कंटेंट हमारा थोड़ा उनके एनसीएफ के साथ साथ भारत की प्रगति, महानता, भारत के गौरव, भारत की ज्ञान परंपरा के साथ बच्चों को गढ़ने का एक नया प्रयोग है। जी बहन जी, आप बताओ। शिक्षकों को प्रशिक्षण देना होगा और अभी भी प्रशिक्षण आप लेते ही हो। हम अपनी जो धारणा है उसके अनुसार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए टीम बनाए हैं। अगर गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इधर बैठक इसीलिए मैं कई जिलों में लगातार कर रहा हूं। अगर इधर हमारे साथ 50 विद्यालय भी जुड़ गए 4-5 में, तो मैं वाराणसी में ही बना दूंगा ट्रेनिंग सेंटर और यहाँ के लोगों को एक प्रयोग के तौर पर ठीक से गढ़ करके, क्योंकि पूर्वांचल की धरती ज्ञान की धरती रही है, तो भारतीय ज्ञान को यहाँ के लोग नहीं समझेंगे तो सबसे पहले तो यही समझना चाहिए। काशी तो आध्यात्मिक राजधानी है, ये क्षेत्र है उसी का। तो वो हम ट्रेनिंग पूरी देंगे और हम ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए। आपको बता दूं, मेरे साथ 980 विद्यालय जुड़ चुके हैं पूरे देश के और उनको हम प्रशिक्षण लगातार दे रहे हैं। हाँ, तो शिक्षक तो हमारे आप में से ही पैदा होगा ना बहन जी। उनके भाव थोड़े परिवर्तित करने होंगे। शुरू में मेहनत होगी, क्योंकि एक बार जो पढ़ा लेता आदमी ने तो रोज उसी को पढ़ाना चाहता है, सोचता मेहनत ना करनी पड़े। एक बार हमारी किताब को जैसे हमने अपने विद्यालय में लगाया तो हमारे सारे टीचर कहे साहब बड़ी कठिन है। हम क्या कठिन क्या है? फिर मैंने एक चूंकि विषय को हमने भी बनाया है, मतलब मैं रहा हूं हर मीटिंग में, तो मैंने अपने स्कूल में हर विषय का एक पार्ट पढ़ा के सुनाया। साइंस भी, मैथमेटिक्स भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, संस्कृत भी। तब उन्होंने कहा सर ये तो बड़ा आसान है। हमने कहा तुम थोड़ा दृष्टि बदलो ना, चैनल बदलो। ये चैनल अभी लगा हुआ है तुम्हारा फालतू वाला। तुम्हारे पास ज्ञान है, सामर्थ्य है, गणित वही है, विज्ञान वही है, समाज विज्ञान वही है, कोई नई चीज थोड़े उसमें। लेकिन थोड़ी दृष्टि बदली है तो थोड़ी दृष्टि बदलने के लिए थोड़ा अपने को चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ। और हम अभिभावकों के प्रशिक्षण के लिए भी बनाए हैं मॉड्यूल। जो विद्यालय हमसे जुड़ते हैं उनके शिक्षकों का भी हम ओरिएंटेशन करते हैं ऑनलाइन, ताकि ऐसा ना हो कि वो शिक्षक ही ना समझें कि भारतीय ज्ञान क्या है। और भारतीय संस्कृति में निष्णात व्यक्तित्व के रूप में दुर्गा दत्त जी ने, विशाल जी ने और विजय यादव जी ने भी इस आयोजन में सहयोग किया। ब्रजमोहन तो हमारे अंग हैं, तो इसलिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। आप सभी लोग जो है कृतज्ञ हूँ। जितने जो प्रश्न हैं, एक मैं आपको मेल भी नोट कराता हूँ, आजमा के देखिएगा। उस पर आप डालिएगा, अपना टेलीफोन नंबर डालिएगा और अपने जिज्ञासा या प्रश्न डाल दीजिएगा। आपको 1 सप्ताह के अंदर मैं व्यक्तिगत उस फोन पर बात करूंगा आपसे। अगर कोई ऐसा लग रहा हो कि मेरा प्रश्न रह गया संकोच में, तो आप जो है अगर उस पर मेल पर डालेंगे, वो बहुत सिंपल सा मेल है, chairman@bsb.org.in। मेरा ही मेल है वो, chairman@bsb, भारतीय शिक्षा बोर्ड, bsb.org.in। कोई भी सुझाव, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न आप उस पर डालेंगे, विदिन 1 वीक आपको उत्तर मिलेगा। और आपके प्रश्न की गुणवत्ता के आधार पर मैं आपको टेलीफोन नंबर रहेगा, नाम से मैं सीधे फोन करके आपसे पूछूंगा कि जब मैं कभी यात्रा में रहता हूं उस समय का उपयोग करता हूं ऐसे लोगों के बात करके उनके प्रश्नों का सुझाव लेने। बाकी जो शेष है आपका संबद्धता शुल्क का विवरण हमारे
बाइलास पर एफिलिएशन बाइलास पड़ा हुआ, उसके लिए मुझसे क्यों आधे घंटे समय लोगे? एक एक बताऊं? आप उसको देख लो, मानक देख लो हमारे एफिलिएशन बाइलास में। आप इनको ब्रजमोहन सबको नोट करा दीजिएगा, या इनके व्हाट्सएप होंगे उस पर डाल दीजिएगा। हाँ, कंटेंट डाल दीजिएगा, क्योंकि बताने में 10 मिनट से कम नहीं लगेगा। मैंने जो पत्रक दिया है ना, आप सबको एक पत्रक दिया है, उसमें नीचे मेरा नंबर भी लिखा है कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वहां से आप नंबर ले लीजिएगा और आपको सारी इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ग्रुप में भी हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो जनरल इन्फॉर्मेशन है आपको डाल देंगे। परीक्षा की समय सारणी वही है जो अनुकूलता होती है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के लिए, तो जो समय है फरवरी मार्च का वही होगा। मैंने एक लाइन में बताया था कि जो सीबीएसई माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के संदर्भ में जो फॉलो कर रहा है, कब से कक्षा शुरू होगी, कितनी छुट्टियां होंगी, वो सारी चीजें वही लागू हैं। अगर भिन्नता है तो सिर्फ पुस्तकों की संरचना में और परीक्षा पद्धति में प्रश्न पत्रों के विरचन डेवलपमेंट, और बाकी जो संबद्धता है, भवन कैसा होगा, कितना कमरा होगा, ये बताने में 45 मिनट कम से कम लगेगा मुझे, तो टुकड़ों टुकड़ों में बताने में समझ में नहीं आएगा। हमारा बायलॉज पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगर आपको कोई संदेह होता है, आप जिस बिंदु पर संदेह होगा मेल से हमें पूछ लीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। 100% आपको एश्योर कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से दुनिया है परेशान, ऐसे में योग है सर्वोत्तम समाधान। योग करके बढ़ा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी। अब घर बैठे बने स्वामी रामदेव के योग शिविर का हिस्सा। स्वामी जी की योग शिविर से जुड़िए संस्कार और आस्था चैनल पर। डीडी फ्री डिश पर संस्कार और आस्था को देखने के लिए अपने सेट टॉप बॉक्स को रीट्यून या रीस्कैन करें। ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वर्कलोड इतना ज्यादा है और चारों तरफ इतना रेडिएशन पोल्यूशन है, इसमें लोगों का बीपी बेइंतहा, बीपी बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आ रही है। घबराइए नहीं, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से बीपी और बीपी के सारे कॉम्प्लिकेशंस को जड़ से कैसे मिटाना है मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ इंडिया टीवी। बिगड़े हार्मोन्स होंगे योग से बैलेंस। जरूर देखें सुबह 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी। सर, आप फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। और कॉमेडी भी है, बिल्कुल राजेश चाट मसाले जैसा। अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाले के साथ। ये है दिन की शुरुआत हमारी पूरी एनर्जी के साथ। पर दिन खत्म होते होते हम खुद खत्म हो जाते हैं। कम ऑन गाइस, अभी दिन बाकी है। रोज लीजिए न्यूट्रेला डेली एक्टिव, जिसमें है 13 विटामिन, 12 मिनरल्स, 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स और साथ में रोज हिप, जिनसेंग, जिंको जैसे 8 नेचुरल हर्ब्स भी, जो आपको रखें पूरा दिन एक्टिव। न्यूट्रेला डेली एक्टिव, हर दिन का पूरा पोषण। स्वाद और शुद्धता का खजाना, सच्चा मोती का प्रीमियम प्रोडक्ट रॉयल रतन पोहा और साबूदाना। Awakening with Brahma Kumaris. जीवन में बड़े से बड़े विघ्न भी हमारे भाग्य को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर हमने उस विघ्न में अपनी सोच ऊपर रखी थी तो, और जीवन परफेक्ट है और सोच सही नहीं तो भी भाग्य कैसे हो जाएगा डाउन। तो हर लाइन में हमारी वाइब्रेशन कौन सी होनी चाहिए? इजी है ये करना, इजी है करना। आज से हम अपनी भाषा बदल सकते हैं। सोचो अगर मुंबई शहर ने भाषा बदल ली, जस्ट सोचो अगर मुंबई शहर ने भाषा बदल ली तो भारत के अंदर भाषा बदलना बहुत इजी हो जाएगा। और यहाँ से जाने हर जगह हम ध्यान नहीं रखते तो आजकल तो हम कोई कोई शब्द ऐसे बोलते हैं
which is not even so-called normal bhasha. We even use abusive language. ये तो सब लोग बोलते हैं, तो सब लोग अपने आप को श्राप दे रहे हैं, तो क्या हम भी अपने आप को श्राप देंगे ऐसी भाषा बोल के? कहीं से सुन लिया, कहीं से कैच कर लिया, किसी और को बोलते हुए सुन लिया, उसको अपनी भाषा का हिस्सा बना लिया, जो भाषा को यूज करते गए।